अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ मित्र अरबाज साथ देखते आज जिससे मौजूद हाँ बहुत ही हिस्टोरिकल मैन को और जिन्होंने हिस्टरी बनते हुए अपनी अखा ना वेखी, कबूतरबाजी ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹਬਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ, ਅਹਿਬਾਬ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਕੋ ख्वाजा ਮੁਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम बेटा। ख्वाजा साहब की हाल चाल है? अल्लाह दा फजल, अल्लाह दा फजल, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा फजल। अच्छा ख्वाजा साहब, सब तो पहले दसो ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना बेटा, ये पंजाबी में ना लें, ये आप उर्दू में लें। ठीक है, मैं आपका उसकी ये वजह है कि इंडिया में जो ज्यादा आगे भोपाल के या हैदराबाद दक्कन के या आगे इंटीरियर के है ना, उन्हों को पंजाबी समझ नहीं आती। पंजाबी मेरे फॉलोअर्स जो मेरे सरदार भाई हैं पंजाब के, वो तो समझ लेते हैं, पर आगे के जो है ना वो समझते नहीं। तो इसलिए उन्होंने मुझको कहा हुआ है कि आप पंजाबी में इंटरव्यू ना दिया करें, आप उर्दू में इंटरव्यू लें। ठीक, आपके सबसे ज़्यादा मदा अपने पाकिस्तान के अलावा कहाँ पर देखे? इंडिया में बेटा, इंडिया में अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा हूं मैं और मुझको इसका अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ये कोई शोभा नहीं है कबूतरबाजी, ये तो मेरा शौक है। मुझको अब बड़ा नुकसान भी हो रहा है इसलिए कि वो गलत टाइम पे मेरे से राब्ता करना शुरू कर देते हैं, तो मुझको मोबाइल अब अपनी बीवी से और बच्चों से छुपा के कहीं और रखना होता है कि कॉल आ जाती है बेटा। और अब मैं बड़ा खुश हूं इत्तफाकन कि अब कश्मीर में श्रीनगर में जहां पे इतनी ज्यादा सर्दी होती है, जहां पे ये मेरे बचपन में कभी भी कबूतरबाजी का शौक इतना अच्छा समझा नहीं था जाता, अब उधर ये शौक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बहुत ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हो रहे हैं। और ये तो होगी इंडिया की बात जी। पूरी दुनिया में से कौन कौन से मुमालिक से आप मुल्कों से आपको फोन आते हैं? अब बेटा परसों का मुझको एक वो कॉल आ रही थी व्हाट्सएप पे और मुझको मैसेज भी आ रहे थे। अब मुझको पता ही नहीं था कि वो कौन सी लैंग्वेज में वो टिक टाक कर रही थी, क्योंकि मैं इस पे इतना ज्यादा, और मुझको पता ही नहीं था कि वो औरत है कि आदमी है। कल रात को जाके 9 बजे मैंने उसको अपनी तरफ से मैसेज किया कि अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंग्लिश में वो मैसेज भेजें, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में मुझको समझ नहीं आ रहे। तो पता चला है कि वो म्यांमार की एक औरत है और वो 50 साल की है और उसने कबूतर रखे हुए हैं, और मुझको पता भी नहीं चला कि वो औरत है कि आदमी है। अब उसके साथ वो म्यांमार जब आया तो फिर मैंने कहा कि म्यांमार को पहले तो बर्मा कहते थे, अब बर्मा से कल रात की बात है बेटा। वाह क्या बात है ख्वाजा साहब। अच्छा ख्वाजा साहब, जब कबूतरबाजी को जिद्दत आती है तो आपको तब होश है थी?
کیا جی؟ تب آپ کو ہوش آیا تھی کہ تب آپ کی عمر پوری تھی جب جدت آ رہی تھی کبوتر بازی کو؟ ہاں جی بالکل بیٹا، یہ جو جدت ہے نا، یہ جدت پرانی بات نہیں ہے. ہاں. یہ جو جدت ہے نا، یہ 2000 کے بعد آئی ہے. 2005 6 7 8 تک اتنی جدت نہیں تھی آئی ہوئی. میاں ندیم بشیر جب چودھری سخی کے شاگرد تھے اور انہوں کی چھت تھی ٹی کے اوپر 4 نمبر اور 5 نمبر ٹی میں، تب تک کبوتر بازی میں جدت نہیں تھی. یہ جدت کا اب میرے حساب سے میں بتاؤں، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ میرے سے اتفاق نہ کرے. ضروری نہیں ہوتا بیٹا کہ اگر جو میں کہہ دوں وہ حروف ابجد ہے. اس میں لوگوں کی اپنے اپنے خیالات ہیں، میرے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، پر یہ جو جدت آئی ہے نا، میرے حساب سے یہ جدت تب آئی ہے جب دبئی کے شیخوں کو میرے حساب سے جب کبوتر بازی کا شوق پڑا ہے. کیونکہ ہم لوگ، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پنجابی میں کہتے ہیں لکیر دے فقیر. ہم لوگ تھے لکیر دے فقیر. وہی چیز دف والے بھی دیتے تھے، وہی چیز مخالف والے بھی دے رہے ہوتے تھے. ہمارے کبوتر 11-12 بجے اخیر ہو جاتے تھے. جب دبئی جانے شروع ہوئے، دبئی میں شیخوں کو یہ شوق پڑا تو وہ جدت لے کے آئے. انہوں نے دوائیں امپورٹ کی، بیلجیم سے آئی، ہالینڈ سے آئی، اب ساؤتھ افریقہ سے آ رہی ہیں دوائیں، ہم ادھر اب وہ استعمال کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے جدت کا بیٹا، اب جو لوگ جدت لے کے آئے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. کبھی بھی کوئی آدمی ایک چیز کر کے مانتا نہیں ہے کہ یہ میں نے کی ہے. مجھ کو وہ آدمی بتا دے جس کے کبوتر آج کل 7 بجے بیٹھ رہے ہیں، 7:45 بجے بیٹھ رہے ہیں. آپ نے کبوتر بازی ایک دم تو نہیں کی. صحیح بات ہے. آپ پرانے کبوتر بازی ہیں نا، 2000 میں یا 1990 میں یا 1995 میں آپ کہاں پر کبوتر بازی کرتے تھے اور آپ کے کبوتر کتنے بجے بیٹھتے تھے؟ اس کا مجھ کو آپ جواب دیتے. تو جدت تو پھر بعد میں آئی. اور یہ جدت اب کئی آدمیوں نے کیا، آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. میرے حساب سے جدت دبئی اور ادھر سے آئی، کیونکہ میں دبئی گیا بھی ہوں، ادھر جا کے دوائیں بھی دیکھی ہیں. وہ جو دوائیں ہیں انہوں کے ایفیکٹس بہت اچھے ہیں، اس لیے کبوتر ہمارے 5 6 بجے بیٹھنا شروع ہوئے. اچھا، وہ جو دوائیاں تھی وہ کبوتروں کی تھی یا انسانوں والی لگی تھی؟ کون سی؟ کبوتروں کو جو لگی تھی، جو آپ دوائیوں کی بات جو ہم دوائیں دیتے تھے نا بیٹے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہ دوائیں تھی نہیں، وہ ہوتی تھی جڑی بوٹیاں. دوائی میڈیسن دینی پاکستان میں سب سے پہلے میرے استاد مرحوم نے شروع کی تھی، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، استاد فیو نے. وہ بھی اس لیے کہ وہ تھے تو کبوتر بازی، انہوں کے روجایا ایک جگہ ہے روجا ادھر سرگودے کے پاس، ادھر کے جو پیر تھے انہوں کو مرغے لڑانے کا شوق تھا. جب مرغا لڑاتے ہیں 7 پانی، تو جب پانی پہ مرغے کو ریسٹ دیتے ہیں اس کے گلے میں خون چلا گیا ہوتا ہے، تو بتی بنا کے گالا دیتے ہیں. تو انہوں نے کورا مین پانی میں مکس کر کے گالا کرنے کی شروع کی تھی. تو میرے استاد مرحوم نے مرغ بازی سے کورا مین اور میتھک بال یہ چیزیں کبوتروں میں استعمال کی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. اور وہ جو شیخ اور عربی لوگ دوائیاں دے رہے تھے وہ یہی چیزیں تھی؟ وہ چیزیں جو دے رہے ہیں وہ اب میرے پاس نیچے پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے
ओनली फॉर पिजन्स, वो हमारी दवाइयां नहीं है, इंसान के खाने की नहीं है, वो सिर्फ कबूतरों की है। हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जिद्दत का सेहरा किस शख्स को जाता है? मेरे हिसाब से मेरे उस्ताद मरूम को जाता है। उस्ताद फियो मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो उस्ताद शमस के शागिर्द थे पाकिस्तान बनने से पहले के। अब ये जिद्दत का, अब जिद्दत को भी आप क्लैरिफाई करेंगे। जिद्दत मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने में उन्हों का हाथ है और जिद्दत को लाने में दुबई के शेखों का हाथ है। अगर कोई पाकिस्तान का कबूतरबाज कहता है कि मैं जिद्दत लेके आया हूं, तो वो मुझको बताए कि पाकिस्तान से तो आप बाहर नहीं थे गए, आप पढ़ाई आपने की या आप पढ़ने गए, बाहर जाके शौक आपको कबूतरबाजी का था, आप कबूतरबाजी में मुंसलिक रहे, तो आप चीजें देखते रहे, तो आप जिद्दत ले आए। पाकिस्तान में जिद्दत बाहर से आई। जब मियाँ साहब के कबूतर उड़ रहे थे तब भी यही काम? बिल्कुल नहीं। आप, अब मैं फिर किसी आदमी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, मैं अब नए इख्तलाफ में पढ़ना नहीं चाहता, पर सिर्फ मुझको कोई बता दे, जिन आदमी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मियाँ साहब को, मेरे साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, उनके ही एक दोस्त थे तो जो बेचारे अब 5 दिन पहले फौत हुए हैं, लाला यूसुफ, अल्लाह उनको करवर लाला यूसुफ जो थे वो उस्ताद करीम बख्श के शागिर्द थे। नहीं, मैं वो वाले मियाँ साहब, मियाँ नजीर साहब की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं नदीम बशीर की। मियाँ नदीम बशीर ने बिल्कुल मेडिसिन नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब अगर वो दे रहे हैं तो मुझको पता नहीं, पर मेरे हिसाब से उन्होंने मेडिसिन नहीं थी। और अब आपने जो लफ्ज नाम लिया है, तो मैं मियाँ नजीर का भी बता दूं, बेटा अगर जिद्दत आई होती तो मियाँ नजीर की बाजियां जब उड़ा करती थी तो उन्हों के भी कबूतर 6-6, 7-7 बजे बैठते होते, तब तो कबूतर 12, 1, 2, 3 बजे तक बैठ जाते थे, तो बड़ा टाइम होता था। तो अगर जिद्दत थी तो कबूतर इतने बजे बैठते, तब तो कबूतर बैठते नहीं थे, तो फिर जिद्दत किस चीज की हुई? अब आपने सवाल तो नहीं किया, मैं आपको जवाब दे दूं। बेटा जब क्रिकेट में वनडे गेम नहीं थी शुरू हुई, टेस्ट होता था, सुबह से लेकर शाम तक, स्कोर एक टीम का बहुत ज्यादा भी होता था, 200-250 स्कोर होता था। हाँ। अब एक दिन में 700-700 स्कोर हो जाता है। एक टीम आके खेलती है और दूसरी टीम आके भी खेलना शुरू कर देती है। जिद्दत इस चीज को कहते हैं। जब सफेद क्रिकेट में जिद्दत लाने वाला कैरी पैकर है, जिसने चैनल 9 में ऑस्ट्रेलिया में जिद्दत क्रिकेट में लेके आया था, वैसे ही कबूतरबाजी में जिद्दत लाने वाले बाहर के लोग हैं जिन्होंने ये किया। हॉकी में, जब हॉकी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में होती थी, हॉकी होती थी घास के ऊपर। हाँ। अब एस्ट्रो टर्फ जो आई वो जर्मनी से आई। हॉकी को फास्ट किया जर्मनी के लोगों ने, तो इसमें जिद्दत उधर से आई। अब आप मेरे साथ। अच्छा, कबूतरों का भी अमल दखल है जिद्दत में? कबूतर बनाए गए इसी तरह के कि जदीद कबूतर आए सामने निखर के, है अमल दखल? बेटा उसमें एक चीज है कि ये जो मेडिसिन है या ये जो चीजें हैं, इनों का मेरे हिसाब से आफ्टर इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है उसमें। अब जब हर चीज ऐसी है तो मैं आपको, अल्लाह ने थोड़ा सा दिमाग दिया हुआ है, खानदानी आदमी हूं, पढ़ा लिखा हूं, पुराने जमाने का मैं ग्रेजुएट हूं। पहले जो कबूतरबाज होते थे, जब ये मेडिसिन नहीं थी आई, जब ये जिद्दत नहीं थी आई, अब मेरे आप खुडे देख लें, यही खुडे होते थे, इन्हीं खुडों में जोड़े,
इन्हीं खुडों में उड़ाने वाले और इन्हीं खुडों में बाजियों वाले। और कबूतर सारे खुडे में 30-40 होते थे और वक्त पे जाके 2-3 कबूतर कम हुआ करते थे। उन्हीं कबूतरों से वो 2-2 साल 3-3 साल कुश्ती लड़ा करते थे, बाजियां लगाया करते थे। तब जिद्दत नहीं थी, कबूतर जाया नहीं थे करते। हमारी मेडिसिन पे कबूतर जो हमारे देसी टोटके थे उस पे कबूतर छलांग नहीं था मारता, पर जाया भी नहीं था होता। अब ये जो चीज है ये इतनी फास्ट हो गई है कि इससे कबूतर अब जाया होते हैं। अब जो लोग, अब मैं फिर इख्तलाफ नहीं करना चाहता, बेटा सिर्फ एक चीज मुझको बता दे, जब कबूतरों की लोगों की आजकल बाजियां होती हैं, 400-400 500-500 कबूतर का पर खींचते हैं, मां की सिरी जिद्दत की देसी चीजें होती तो इतने कबूतरों के पर खींचने पड़ते कभी नहीं। और अगर देसी चीजें होती तो 100-100 200-200 जोड़ा रखना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा 10-15 जोड़े होते थे, उन्हों को ही बच्चे नकुलाया करते थे और उन्हों के ही बच्चे उड़ा करते थे। बेटा अब ये चीजों में आपने सवाल किए, मैंने आपको कई जवाब दे दिए। हाँ, तो उस्ताद जी वो कबूतर कैसे थे जो नहीं जाया करते थे? आजकल तो आपने बताया कबूतर चेंज थोड़े बहुत हुए हैं पुराने जमाने से। जी, कबूतरों के स्ट्रक्चर भी बदल दिए गए हैं, कुंडे भी बदल दिए गए, पर भी बदल दिए गए, लेकिन वो जो पुराने कबूतर से उनमें क्या ऐसी पुख्तगी थी जो उनके अंदर इतनी बर्दाश्त थी? बेटा जो पुराने कबूतर होते थे, जब पाकिस्तान बना है, मैंने बाद में, मेरी तो पैदाइश 1950 की है, अब खैर से मैं 73 साल का हो गया हूँ। माशाल्लाह। जो पुराने कबूतर होते थे वो मशहूर होते थे शारके, शिकरे और टोपी। वो वजन में थोड़े से वजनी होते थे। अब आजकल के कबूतर लाइट हो गए हैं। इनमें आप अगर कबूतरों में थोड़ा सा वजन ज्यादा कर देंगे, अब वजन ज्यादा करने में वजन के साथ उनों के पर भी आपको लंबे करने पड़ेंगे। हाँ। और अच्छे करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पर तो हो कमगर का। अब ये आप मेरी बात बूढ़े आदमी की सोच लें, समझ लें और कर लें। ये नहीं हो सकता कि कबूतर का पर तो हो कमगर का और जिस्म हो जाए सियालकोटिये का। ये खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। अगर आपने सियालकोटी कबूतर करना है तो उन्हों को पर भी सियालकोटियों का हो, क्योंकि सियालकोटी कबूतर जो है वो मोटी तीली की है। हाँ। मोटे परों के हैं, उन्हों के पर सख्त हैं, वजन उन्हों के भारी है, वो लिपो नहीं है, नरम नहीं है, वो जल्दी आते हैं पर कम नहीं होते। हाँ। जो सियालकोटी हैं, अगर आपने सियालकोट की प्योर कबूतर रखे हुए हैं तो आपके लिए 20 कबूतर भी बहुत हैं, क्योंकि ना उन्होंने शाम तक जाना है, उन्होंने घर आना है, मरना भी है तो घर आके। ये जब भी कबूतर जाया होगा ये तब होगा जब उसका पर लंबा होगा और पतला होगा, हड्डी पतली होगी, वजन उसका कम होगा, वो कबूतर जाएगा। हाँ 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 हाँ। ये बेटा आपने सवाल तो नहीं किया, मैंने आपको जवाब दे रहा हूं। अब ये जो आजकल के बड़े बड़े कबूतरबाज हैं, उन्हों के लिए ये मेरा मैसेज है कि आपने अगर कबूतरबाजी करनी है तो इस तरीके से करें। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, मैं आपको फ्री बता रहा हूं। सही बात है। अच्छा ख्वाजा साहब, स्टार्टिंग में जो असातिज़ा लाहौर से बाहर से आए यहाँ पर लाहौर में, वो उनमें किन किन के नाम है? बेटा लाहौर से जो बाहर से कबूतरबाज आए वो 1947 में आए, जो महाजर होके आए। उन्हों से बाद में तो लाहौर में ही कबूतरबाजी हुई। जब 1947 में कबूतरबाजी नहीं हुई, 47 में तो पाकिस्तान बना, 48 और 49 में जाके बाजियां लगी। तो लाहौर के जो उस्ताद थे
जो इंडिया से महाजर होके आए या जो हमारे मुसलमान अमृतसर से और पंजाब से होके आए, उन्होंने कबूतरबाजी जब की और वो उस्ताद थे, तो जब इधर आके उन्हों को शौक पड़ा तो उस्ताद शम्स मरूम ने और हकीम आलम शाह तो फौत हो गए थे, ये जो मुजंग के थे हकीम, मैं अब नाम उनका भूल रहा हूँ, वो भी मुझको याद आ जाएगा, वो उन्होंने फैसला किया कि जो लाहौर के बाहर से माइग्रेट करके आए हैं उन्हों को किसी का हकीम शहजादा, हकीम शहजादा वो हमारी मुखालिफ पार्टी के थे और उस्ताद शम्स के साथ बैठ के वो शौक किया करते थे। ये दोनों बड़े उस्तादों ने फैसला किया कि हम जितने भी कबूतरबाज माइग्रेट करके आए हैं हम उन्हों की पगें उन्हों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अपनी पगों से हमारे साथ शौक करें। आधे आदमी एक पार्टी में बैठ जाएं और आधे आदमी दूसरी पार्टी में बैठ जाएं और बाजियां लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि तब जो बाजी लगती थी वो ₹1.25 की बाजी होती थी और कट की बाजी होती थी। और एक और चीज बेटा, तब ये जो कट की मैंने वो कट देखे हुए हैं, मैंने वो कट देखे हुए हैं कि आगे उस्ताद शम्स मरूम बैठे हुए हैं और परली तरफ हकीम शहजादा बैठे हुए हैं, बाकी जितने भी शागिर्द हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। और जब एक पार्टी ने एक छत की आवाज दी है तो दूसरी पार्टी का एक आदमी आके कहता था मेरे इसके साथ शौक होगा। पहले पर्चे बनाए नहीं थे होते कि पहले पैकेज बनाया हुआ है कि 20 बंदों के साथ छत लग बाजियां, कट की बाजी बहुत ज्यादा बाद में शुरू हुई थी जब 2-2 या 3-3 आदमियों के साथ शौक होता था, तब ऐसे बाजियां नहीं थी लगती और किसी आदमी की जुर्रत नहीं थी होती कि उस्ताद को ना कर दे। उस्ताद की इज्जत होती थी। इसका एक वाकया मैं आपको बता दूं। अब ये वाकया मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा था, मैं उस तट पे गया हुआ था। उस्ताद शम्स का एक शागिर्द था जो क्रिश्चियन था, दूसरी पार्टी का क्रिश्चियन कोई नहीं था। जब आवाज पड़ी तो क्रिश्चियन की उस्ताद शम्स ने छत दी कि इसका साथ कोई शौक करे। परली तरफ से कोई आदमी भी नहीं निकला, उन्होंने कह दिया कि ये क्रिश्चियन है, हमने इसके साथ शौक नहीं करना। उस्ताद शम्स ने कहा कि इसका मतलब है कि जो क्रिश्चियन हो वो शौक ही ना करे। फिर हकीम शहजादे ने उसका एक हमसाया था उसको कहा तो उसने उसके साथ शौक किया और वो बड़ा अच्छा शौक हुआ बेटा। तब किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। अब आजकल ये ऐसे नहीं होता। आजकल क्या मतलब आपका ऐसे नहीं होता? अब आजकल बेटा, हाँ, पहले अब हैसियत देखी जाती है कि आदमी स्टैंड किधर करता है, हाँ, फिर बाजी लगती है। अब मैं आपको बेटा ये मैं हाथ जोड़ के मैं सारे उस्तादों से, बड़े उस्तादों से ये मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। आप जितने कट होते हैं बड़े बड़े अमीर आदमियों को शागिर्द करते हैं, कभी किसी गरीब आदमी को भी शागिर्द करें। वाह वाह। कभी किसी गरीब आदमी को भी शागिर्द करके आप उस्ताद करें। जब आपने किसी को उस्ताद करना होता है पहले पूछते हैं कि कट होने दो, हमको देगा क्या, हार कितने का डालेगा। बेटा अल्लाह वास्ते कही किसी गरीब आदमी को भी शागिर्द करो और उस्ताद बनाओ, ये जरूरी नहीं है। अब तो अल्लाह वास्ते कबूतरबाजी खत्म हो रही है, गरीब आदमी अब कबूतरबाजी कर ही नहीं सकता, पर मेरे भाई तो है ना, वो तो उन्हों के साथ मेरी दिल की हमदर्दी है। और एक और चीज बेटा,
अब मैं फिर कत्ल नहीं होना चाहता किसी बड़े आदमी से, क्योंकि मेरी उम्र बड़ी है। जब कट होते हैं हर कैमरे में जो चीफ गेस्ट होता है, लोग उसके साथ आके पिक्चरें अपनी उतारते हैं। कभी किसी गरीब आदमी के साथ भी किसी ने पिक्चर उतरवाई है? नहीं। जो पार्टी का हेड होगा या जो बड़ा होगा, प्रचारों में आ रहा होगा, उसके साथ सबकी पिक्चरें लगेंगी। बेटा कबूतरबाजी जो है ना, कबूतरबाजी है, पैसे की नहीं है, हर आदमी को शौक की इजाजत है। हाँ वाह। अच्छा उस्ताद जी, पुराने उस्तादों में सर-ए-फ़हरिस्त नाम आता है उस्ताद मिस्त्री दीन साहब का, मरहूम का, और उनको कहा जाता है कि वो लेजेंड थे, और उन्होंने जो परवाज़ें दी लाहौर में आके या कसूर में, वो आज तक किसी ने नहीं दी उस दौर के हिसाब से। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात ठीक है? इसमें बेटा फिर अब हर आदमी, अब आप मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हो सकता है कि मेरा जवाब किसी को पसंद आए, हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊं। मिस्त्री दीन मरहूम के जितने अच्छे रिजल्ट चौधरी सखी की छत पे आके लाहौर में हुए, इतने अच्छे रिजल्ट उन्हों के कसूर में नहीं है। अच्छा। कसूर में अभी भी हमारी तो बाजी लगती है ना। कसूर में लाची भेड़ते थे और उसको समा कहते थे, सीजन कहते थे। अभी भी उस्ताद करीम बख्श का ग्रुप 9 सीजन समय मिस्त्री दीन साहब के ग्रुप से ऊपर है। मिस्त्री दीन साहब लेजेंड थे, बहुत अच्छे। उतना अच्छा मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा अपना उस्ताद भी इतने अच्छे कबूतर नहीं था उड़ा सका जितने मिस्त्री दीन ने उड़ा दिए थे। पर मिस्त्री दीन ने, अब मैं फिर चौधरी सखी की छत के अलावा लाहौर में और कहां पर उड़ाए? इसका मुझको जवाब दे दे। मैं अब बुरा नहीं बनना चाहता। मिस्त्री दीन साहब चौधरी सखी की छत से आने से पहले मलक अब्दुल रहमान की छत पे मैं रस्कर साहब से 2 साल आ रहे। फिर चौधरी सखी की छत पे आए, उधर आकर रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए। फिर जब चौधरी सखी के साथ मिस्त्री साहब के बेटे का इख्तलाफ चला हो गया, तो काले बाबे की छत पे चले गए, उधर 0/0 रिजल्ट आए। तो बेटा अब अगर फिर मैं ये एक टेक्निकली आपको बात बता रहा हूं, अगर खेल पानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इतना अच्छा था, तो काला खान बाबा भी सबको जीतता, वो सबसे हार गया, क्या वजह? तब खेल पानी कहां गया? सही बात है। मिस्त्री साहब तब कहां गए? क्या बात है साजी, वाह। टेक्निकलिटी की तरफ चलेंगे। कबूतरबाजी में स्ट्रक्चर की भी बड़ी अहमियत है, और कबूतर को बनाने में, कबूतरों की फिरतों में भी बड़ी अहम रोल है। सबसे अहम रोल फिरते बनाना, कबूतर को संभालना, कबूतर को टाइम से गर्म करना, टाइम से ठंडा करना। कबूतरों को फिरते किस तरह की आनी चाहिए? बेटा कबूतरों को जब आप फिरते देनी शुरू करें, अब इसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया है, मिस्त्री दीन साहब मरहूम के एक लफज होते थे कि कबूतरां नूं खुराक उदों देनी शुरू करो जदों तुहाडा कोठा चिट्टा हो जाए। उस तो पहला कबूतरां नूं बादाम ना दो। चिट्टा तब होता है जब कबूतर चर्बी मारनी शुरू करता है। सही बात। जब कबूतर के ये जो गुट है ये पतले हो जाएंगे, जब कबूतर मोटे होंगे, कबूतर आके बैठेगा, उसके परों की आवाज फड़ आएगी, तो कबूतर बनया नहीं होगा। कबूतर तब बनना शुरू होता है जब उसकी आवाज शां करके आए, फड़ करके नहीं आए। और कबूतर जब आके बैठे उसका मुंह बंद हो। ये नहीं है कि मुंह खुला और आप उसको 10 गोलियां दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। जब कबूतर का जिस्म बन गया होगा तो वो जो खुराक है वो उसको सोना बन के लगेगी। अगर उसका जिस्म नहीं बना होगा तो सोने की खुराक जो होगी ना वो लोहा बन के लगेगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा, और फिर वो कबूतर आपका ठीक नहीं हो सकेगा। ख्वाजा साहब, आपने बाजारते खुद कब बाजियां उड़ाई हैं? मैं बेटा
जब उस्ताद फियो का मैं शागिर्द हुआ हूँ तो अकबरी मंडी में मैं आया हूँ और मैंने बीए किया है। ये बात है 69 की और 70 में मैं इधर आ गया हूँ और 71 में वॉर से 71 की वॉर से कुछ दिन पहले मैं उस्ताद फियो का शागिर्द हुआ हूँ और तब की मैंने बाजियां उड़ाई हैं और मैंने अखीरली बाजी इधर से जो उड़ाई है वो 1998 या 99 में उड़ाई है और वो मैर असगर साहब के साथ मेरी बाजी थी। मैं जाके 6वीं बाजी हार गया था और चौधरी सखी जाके 6वीं बाजी उनको जीत गया था। और मेरी बाजियां, जब मैं इधर से बाजी लगाया करता था ना बेटा, मेरे साथ बहुत लोग बाजियां लगाने आया करते थे, पर मुझको एक शौक था किसी बड़े आदमी से बाजी लगाने का। तो जो मेरी मुखालिफ पार्टी का हेड होता था ना, मैं उसके साथ बाजी लगाया करता था। मैं हर आदमी के साथ बाजी नहीं था लगाया करता। मेरी बाजियां मैर असगर साहब से लगा करती थी, मैं उनसे हार जाया करता था। 2 बाजियां साल लगी, मैं हारा हूं। मुनीर सुनारे के साथ बाजियां लगती थी, वो कभी मैं जीतता था कभी मैं हारता था। 5 सालों की बाजियां लगी थी जिनमें 3 साल मैं जीता था, 2 साल मैं हारा था। और फिर शेख अनवर थे इधर आजम क्लॉथ मार्केट में, मेरी उनके साथ बाजियां लगती थी। और एक जज्जी कसाई होते थे यूसुफ खान के शागिर्द धर्मपुरे में, उनके साथ मेरी बाजियां लगती थी। उनसे मैं 4 साल लगी हैं, चारों के चारों साल मैं जीता हूं बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ, वाह क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर के स्ट्रक्चर में अगर आपको अभी पकड़ाया जाए कबूतर, तो आप क्या देखते हैं? बेटा कबूतर का अब ये बड़ी अजीब बात है, स्ट्रक्चर जो कबूतर का है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। 2 स्ट्रक्चर शुरू में तो कबूतर का स्ट्रक्चर एक ही होगा, जब वो आप जोड़ों में डालोगे उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा, जब आप उड़ाने में डालोगे तो उसका स्ट्रक्चर कोई और हो जाएगा। अब मैं फिर क्रिकेट पे आता हूं। जब क्रिकेट के 1 डे मैचेस शुरू नहीं थे हुए, दुनिया के सबसे अच्छे 2 ओपनर्स होते थे, सुनील गावस्कर और जेफ बॉयकॉट। सुनील गावस्कर इंडिया के और जेफ बॉयकॉट इंग्लैंड के। सुनील गावस्कर का एक ही 1 डे में सेंचुरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर उन्हों का था आराम आराम से खेलने का। जेफ बॉयकॉट 1 डे मैच खेला ही नहीं था करता। हाँ। जेफ बॉयकॉट जब बैट नया लेने जाया करता था, हल्के से हल्का और लाइट बैट और सिंगल ग्रिप का वो बैट पसंद किया करता था, क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता स्कोर करना होता था। जब क्लाइव लॉयड बैट लेने जाया करता था, वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट बैट और डबल ग्रिप का, क्योंकि उसने चौके छिक्के मारने होते थे। वो गेम होती थी 1 डे की। हाँ। अब जब आपने कबूतरों को बाजी उड़ानी है, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मेरी बहुत शुरू में जब कप ये उड़ने शुरू हुए थे बेटा, कप की गेम और है और 7 बाजियों की गेम कोई और है। 7 बाजियों का जो पुराना रूल होता था, वो 7 में से एक कबूतर आपने घर बैठाना है और अखीर पे बैठाना है, आपने बाजी जीत जानी है। हाँ, हिट की बाजी। एक बात, उसमें कोई एवरेज नहीं थी होती, कोई फी कबूतर नहीं था होता, कोई घंटे नहीं थे होते, कोई पर नहीं थे होते। अब जो है, अब ताड़ फाड़ फाड़। हाँ। अब आपने कबूतरों को घर बैठाना है और कबूतरों को उड़ाना है। सही बात है। तो अब आपने कबूतरों के घंटे भी गिनने हैं। कोशिश होनी है तो कोई कबूतर कम ना हो। हाँ। अगर आपका कोई कबूतर कम हो गया है तो समझो कि कुछ भी नहीं तो 8 घंटे तो कम हो गए। तो आपकी कोशिश होगी कि कबूतर घर बैठ जाए, चाहे कम उड़े पर घर बैठे। तो स्ट्रक्चर अब उस किस्म का होगा। ठीक हो गया। जोड़ों की कोई अहमियत है कबूतरबाजी में? जोड़ की? हाँ।
बेटा जब आप कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जोड़ तंग हो जाते हैं। जोड़ कबूतरबाजी में कबूतर की खूबसूरती में काउंट करती है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुले जोड़ वाला कबूतर उड़ता नहीं। मियां नदीम बशीर की छत पे जो आगा वाली कबूतरी उड़ती थी उसके जोड़ इतने खुले थे, पर वो उसने लाहौर में दूसरे सीजन में रिकॉर्ड किए हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको दरबी दे दोगे? बेटा ये ऐसी बातें हैं आजकल की, ये बातें हैं, ये मिथ्स है। हाँ कबूतरबाजी से इसका कोई हाँ नहीं, पलवाई में फर्क आके जोड़ खो जाता है। हाँ जो कबूतर या कबूतरी पलाई में थोड़ा सा कमजोर पला होगा उसके जोड़ अमूमन खुले हो जाएंगे। जब आप उसको उड़ाना शुरू कर देंगे, जो आपके खुडे का सबसे बड़ा ठप्पा होगा, थर्ड क्लास कबूतर होगा, जो सुबह से लेके शाम तक अगर 50 दफा उड़ता होगा, आप उसको पकड़ के देख लें, उसके जोड़ सबसे तंग होंगे, तो आप उसको क्या जोड़ों में डाल दोगे या आप उसको बाजी में डाल दोगे? नहीं, आपने जब कबूतर को बाजी में डालना है, आपने उसके जोड़ देख के नहीं डालना, आपने उसका टाइम देख के डालना है कि उसका टाइम कितने बजे का है। हाँ, सही बात है। सर, ये शिकरे कबूतर कैसे थे? नाम ही सुना है हमने। बेटा ये शिकरे जो कबूतर थे ये आगा हमायूं के घर के थे। ममदोट एक जगह है, मैं ममदोट तो नहीं गया, मैं फिरोजपुर गया हूँ। मुसलमानों की रियासत थी, नवाब ममदोट की। आगा हमायूं के जो वालिद थे सादत अली खान, वो नवाब ममदोट के केयर टेकर थे। उन्हों के ये कबूतर होते थे पाकिस्तान बनने से पहले। शारके, शिकरे और टोपी, ये जो कबूतर होते थे, इन्हों को अब थोड़ा सा आप शिकरों को, अब आजकल तो शिकरे किसी के पास है नहीं, पर आप इन्हों को थोड़ा सा तसव्वुर जो आजकल के डब वाले हैं उनके साथ मुशाबत कर सकते हैं। डब वाले जो मैंने पुराने देखे थे ना, आज से 40 साल पहले, उन्हों में शिकरों का क्रॉस था, क्योंकि उन्हों में थोड़ी सी लाली आती थी, शिकरों में थोड़ी सी लाली आती थी। पर शिकरे जो कबूतर होते थे वो तेज नहीं थे होते, वो आहिस्ता आहिस्ता रवा होते थे। और शुरू में उस्ताद कहते होते थे, एक सोटी अपने सिरिच ते एक सोटी ये ना दे सिरिच, तो फिर कबूतर उड़नगे। पर जब शिकरा उड़ता था ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जाया नहीं था करता, वो घर बैठा करता था। सही बात है। वाह वाह वाह। इस दौर में समझते हैं कि किसी के पास शिकरे होंगे? नहीं नहीं, अब बेटा अब टेडियो ने आके कबूतरबाजी में बेड़ा गर्क किया है। और इसमें मेरा आजकल कई दफा बहस होती है, कई दफा इंडिया के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी। बेटा जब आप कबूतर रखते हैं, जब आप कबूतर को दाना डालते हैं, जब आप घर जाके भी खाना खाते हैं, तो आप वो चीज खाएंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगी। आप बीवी को कह के आएंगे कि आज मेरे ऐसे फलानी चीज पकाई, कभी आपने ये भी कहा कि आज मेरे ऐसे दाल पकाई? नहीं। आप इसलिए अपने खुडे में हमेशा वही कबूतर रखेंगे जिसका रिजल्ट अच्छा होगा। आपने जब 120 रुपए किलो या 130 रुपए किलो दाना डालना है, तो आप अच्छे कबूतर को ही दाना डालेंगे, कभी आप हल्के कबूतर को भी दाना डालेंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, आपके उस्ताद की, उस्ताद फ़ियो मरहूम की लेगेसी को आप क्या समझते हैं, कौन आगे लेकर सही तरीके से चल रहा है? बेटा इसमें मैंने कई दफ़ा मैंने ये सवाल किए हैं, इसका मुझको मुतमईन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। इसका मुतमईन, ये मैं अपने उस्ताद के मुतलिक बात नहीं कर रहा, मैं सारे उस्तादों के मुतलिक बात कर रहा हूँ। जितने भी पुराने उस्ताद थे, मैं आप लोगों को तो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ वजह जानता हूँ, पर मैं अब एक ऐसी चीज है कि जो वजह बताने वाली नहीं है। जितने भी पुराने उस्ताद थे, चाहे मेरी दफ के थे, उस्ताद शमस दफ के थे, चाहे हकीम शहजादे दफ के थे,
कौन सा उस्ताद है जिसका बेटा अब आजकल कबूतरबाजी कर रहा है जो आगे आ गया हुआ है? कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी उम्र के जितने भी उस्ताद हैं उन्हों में से पिछली इतवार मेरी मुखालफ पार्टी के हैं मलक लतीफ़ तीफा गुजर, जिनको हम कहते हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। मेरे उनके साथ पतंगबाजी में भी पेचे होते थे, वो हमारी मुखालफ पार्टी के हैं। सिर्फ उन्हों का बेटा उसका हमायूं, उसका नाम है शायद हाजी हमायूं, वो कबूतरबाजी में आया है और वो कबूतरबाजी कर रहा है। बाकी उस्ताद शम्स मरूम की पार्टी में इस वक्त एक भी उनका रिश्तेदार नहीं है जो कबूतरबाजी कर रहा हो। हकीम शहजादे की पार्टी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कबूतरबाजी कर रहा हो। हमारी मुखालफ पार्टी में उस्ताद रियाज थे, उनमें कबूतरबाजी खत्म हो गई। बहुत बड़े उस्ताद थे, ग्रेट आदमी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुनीर सुनहरा, बाऊ मुनीर सुनहरा शदरे के, उन्हों की पार्टी में कोई कबूतरबाजी नहीं कर रहा। सादक टोके वाला, हाँ। उसकी वो कबूतरबाजी खत्म हो गई। मौलवी जीरा, कबूतरबाजी खत्म हो गई। जीरा भट्ट, कबूतरबाजी खत्म हो गई। उनका बेटा है, उसने कबूतर, अब नवीद भट्ट है कि क्या है, वो कोई कबूतर रखे हुए हैं बेटा। नहीं साजी, वो कर रहे हैं कबूतरबाजी। वो कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे होंगे, वो इस टाइम कर रहे हैं। वो भी सलाउद्दीन भट्ट की छत, सलाउद्दीन भट्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कर रहे हैं सलाउद्दीन भट्ट की छत पे। बेटा अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पुराने जमाने में कबूतरबाजी को इतना अच्छा समझा भी नहीं था जाता। अब ये भी एक आपके सवाल का जवाब है, कबूतरबाजी को इतना अच्छा समझा नहीं था जाता। कोई भी उस्ताद कोशिश नहीं था करता कि मेरा बेटा कबूतरबाजी करे, क्योंकि जितने भी कबूतरबाज थे जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उनकी बीवियों के साथ तो इख्तलाफ रहता था हर वक्त कि अगर घर में है तो वो कोठे में है, नीचे तो आके उन्होंने बैठना ही नहीं। जितनी भी कबूतरबाजों की बीवियां थी ना, वो तंग थी, वो सारी तंग थी अपने शौक से। और वो क्या करती थी, मैं अपनी उस्तानी को तो जानता था, अल्लाह उसको मेरी उस्तानी को जन्नत नसीब करे। वो कहती होती थी कि कबूतर जड़े ने ए मेरी सौकना ने। जब एक वालदा कबूतरों को अपनी सौकने समझेगी तो वो कैसे चाहेगी कि मेरे बच्चे भी कबूतरबाजी करें। इसलिए किसी पढ़े लिखे आदमी को या समझदार को कबूतरों का उनकी उस्ताद में से अब शौक नहीं पड़ा। ठीक हो गया, वाह। आपने फिलहाल कौन कौन से कबूतर रखे हैं? मेरे पास अब बेटा सिर्फ टेडी हैं और थोड़े से हैं, कोई 20 करीब जोड़े हैं, 10 जोड़े ऐसे रह गए हैं जो अभी मैंने सेल करने हैं, और 14-15 जोड़े हैं जो मैं अब जब सारे खत्म हो जाएंगे तो वो मैं उनको जितनी देर जिंदा हूं उनको देख के मैं खुश रहूंगा बस। ठीक। टेडी कौन से वाले हैं? टेडी चौधरी सखी से, अब मैंने चौधरी सखी से ली है और चौधरी सखी ने मुझको फ्री दिए, पैसों के नहीं दिए। चौधरी सखी ने मिस्त्री साहब से लिए हुए हैं और मिस्त्री साहब के सीधे टेडी से चौधरी सखी ने खरीदे भी हुए हैं और पैसों के भी लिए हुए हैं और मुफ्त भी 2 जोड़े लिए थे। उन्होंने कबूतरबाजी की हुई है, पर मुझको उन्होंने, अब जब आप कबूतरों का घराना बताएंगे, उनका ब्लड बताएंगे, तो मेरे जो कबूतर हैं उनका ब्लड लाइन जो है ना वो मिस्त्री दीन साहब का घर है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा साजी, आपको लगता है या आपने कभी सुना हो या देखा हो, क्योंकि सियालकोट वाले ये दावा करते हैं कि इनमें कोई कबूतर का पर है सियालकोटी? बेटा अब ये बातें बड़ी पुरानी है, अब नई नई इसमें ये आपने भी हर बंदे से पूछा है और सीखा है। जो क्योंकि आप वाली तो कबूतरी थी, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पुराने साथ से भी मिले हैं, आपने पुराने कबूतर भी देखे और रखे भी हैं। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
کہ یہ کئی دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو جونسری کبوتری رنگ والی تھی جس کو مصری دین صاحب دین کہتے تھے، جو 2 سال انہوں کو جیتی تھی، بعد میں وہ گری ہے استاد کریم بخش کی مرحوم کی، تو انہوں میں کبوتروں میں ڈالی تھی تصویروں میں. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی نہیں بتائے گا. ان کے جو کبوتر تصویریں تھے نا، تصویروں میں رنگ والی ڈالی تھی تو کبوتر انہوں نے بنائے تھے، اور ٹیڈی نام چودھری سخی نے دیا، اس سے پہلے وہ نہیں تھا. وہ کبوتری کا جو باپ تھا وہ ادھر سے میاں وحید نے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ استاد شمس کے رشتے میں بھتیجے کے بنے ہوئے لگتے تھے، انہوں نے وہ کبوتر قصور میں بھیجا تھا. وہ جانسا والا کبوتر تھا، جونسرا کبوتر تھا. اب جونسرے جو فرانسیسی جنہوں کو کہتے ہیں، وہ اب سیال کوٹی ایم اے فضول میں کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی کبوتر تو فرانس سے آئے تھے، مسٹر جان ہربٹ لے کے آیا تھا نپولین کے زمانے میں. وہ کیا سیالکوٹ سے کبوتر لے کے آیا تھا؟ وہ تو جونسرے موتیوں والے کبوتر تھے. وہ کبوتری قصور میں لالا احمد خان جو یوسف خان اور فرید خان وغیرہ کے چاچا تھے یا پھپھڑ تھے، ان کے خالو تھے شاید غالباً، ان کی کبوتری کے ساتھ لگائی تھی تو رنگ والے نکلے تھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جونسری ہماری تھی. بیٹا میں پھر سیالکوٹی ہوں، میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا، پر صرف مجھ کو ایک چیز بتا دیں، آج سے 30 سال پہلے جب سیالکوٹ کا بازی لگا کرتی تھی، کبھی سیالکوٹیوں کا کبوتر 6-7 بجے بیٹھا کرتا تھا. یہ تب کا بیٹھنا شروع ہوا ہے جب انہوں نے قصور کے کبوتر لے کے گئے ہیں. بیٹا خدا کا خوف کرو. میں پھر اختلاف میں نئی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. خواجہ صاحب کوئی زندگی میں ہے ایسی خواہش کبوتر بازی کے حوالے سے جو نامکمل ہوئی ہو؟ بیٹا نہیں، اب اللہ کے فضل سے اوپر جانے کا وہ ہے. اب اللہ وہ کرے کہ کوئی الجھن نہ ڈالے، کیونکہ میرے لیے 15 کلومیٹر آنا اور 15 کلومیٹر جانا بڑا مشکل پڑتا ہے. تو اب میرے بیٹے نے مجھ کو ایک زمین لے کے دیا فارم ہاؤس کی، میں ادھر اگر اللہ نے زندگی دیا فارم ہاؤس بنانا کون سا خالہ جی کا باڑا ہے، تو ادھر اگر میں بناؤں گا تو تھوڑے سے کبوتر ادھر لے جاؤں گا اور ادھر جا کے دیکھ کے ان کا شوق پورا کر لوں گا بیٹا. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ نے ہر چیز دی ہے. واہ ماشاءاللہ، اللہ اور دے. اچھا خواجہ صاحب، آج کل کے پلیئروں میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ بیٹا آج کل کے پلیئروں میں آپ کو اذان ہو رہی ہے، میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، آج کل کے پلیئروں میں جو سب سے اچھا پلیئر میں سمجھتا ہوں نا، کہ جو آل راؤنڈر ہے، ایک بیٹسمین بڑا اچھا ہے، ایک بالر بڑا اچھا ہے، جو آل راؤنڈر ہے وہ ہے میاں ندیم اسلم منڈیاں والا، جو استاد چیئرمین صاحب کا شاگرد ہے. اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کو شوق اللہ اس کو کرے. اس کا وہ میری مخالف پارٹی کا ہے، پر میرا وہ چھوٹا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کی گفت و شنید ہوتی ہے. میں اور وہ ہم کبوتر بازی میں ڈسکس کرتے ہیں، کبوتروں کے پوائنٹوں پہ ڈسکس کرتے ہیں. کبوتر وہ میرے پاس آتے ہیں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، چاہے مخالف پارٹی کا ہے، پر کبوتر باز ہے اور کمپلیٹ کبوتر باز ہے. واہ 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 واہ. اچھا خواجہ صاحب، آپ اپنے کبوتروں کا شوق کروا سکتے ہیں کہ اسی طرح چھوڑ کے بس؟ نہیں، اب بیٹا وہ جو شوق والے ہیں نا وہ نیچے ہیں میرے پاس. اچھا اچھا اچھا، چلیں ہم ایسے ہی دکھا دیتے ہیں. تو لاسٹ میں ایک پیغام دے دیں کبوتر بازوں کو، جو بھی آپ کے دل میں. پیغام بیٹا یہ ہے کہ سب سے پہلے، آج کل میں نے یہ پیغام آپ کو کئی دفعہ پہلے دیا ہوا ہے، نئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ پڑھائی کریں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی پرورش کریں. اگر آپ بوڑھے آدمی ہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کریں. اور ریٹائر ہو جائیں تو پھر کبوتر بازی کریں. یا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں
तो आप कबूतरबाजी करें। अगर आप अफोर्ड कर नहीं सकते तो बेटा माफ करें, कबूतरबाजी ना करें। अब कबूतरबाजी आसान चीज नहीं है। हाँ, वाह वाह वाह। सबसे पहले आप हकूक ज़ौजैन पूरा करें, अपने घर का बोर्ची खाना चलाएं और फिर कबूतरबाजी करें। ठीक हो, ये नहीं कि कबूतरों को तो आप बादाम दे रहे हैं और घर में आपके पास कुछ है नहीं। आटा भी नहीं है। हाँ नहीं, ये नहीं बेटा। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।